वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की जो क्लास है वो हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की पार्ट 2 से। पार्ट 1 में आपने अप्रोचेस तक बात करी है। अब पार्ट 2 है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह के एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को हम यूज़ कर पाते हैं, किसके लिए, अपने सब्जेक्ट्स के लिए। हमारे सब्जेक्ट साइकोलॉजी में कौन है, एनिमल सब्जेक्ट्स भी हैं और ह्यूमन सब्जेक्ट्स भी हैं। तो दोनों के लिए ही जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान या प्रॉब्लम सॉल्विंग के एक्सपेरिमेंट्स में या किसी भी तरीके के एक्सपेरिमेंट में, उसमें क्या डिफरेंस पाया जाता है। साइकोलॉजिस्ट ने प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर को जब स्टडी किया, ठीक है, तो उन्होंने ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों प्रकार के ही सब्जेक्ट्स को यूज़ किया, दोनों पे ही अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और इस कार्य को अच्छे ढंग से करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को कंस्ट्रक्ट किया। डिफ़िकल्टी के बेस पे ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स सिंपल हो सकती हैं, कुछ डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, कुछ कंक्रीट होती हैं, कुछ सिंपल होती हैं और कुछ डिफ़िकल्ट होती हैं। उसी तरीके से कुछ नेचुरल होंगी और कुछ आर्टिफिशियल हो सकती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स रेलेवेंट होंगी और कुछ इररेलेवेंट हो सकती हैं। इन प्रॉब्लम्स का जो कैटेगराइजेशन है वो डिफरेंट टाइप से किया गया है और डिफरेंट टाइप के लेवल्स की जानकारी होनी चाहिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, अगर हम एनिमल सब्जेक्ट्स पे यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहले आती है मल्टीपल प्रॉब्लम्स। मल्टीपल प्रॉब्लम्स में क्या होगा, बेसिकली दीज प्रॉब्लम्स आर यूज्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर ऑफ रैट्स। ठीक है, अब बेसिकली इसका यूज़ किया गया छोटे एनिमल्स पे, जैसे जितना साइज़ रैट्स का होता है उन साइज़ के एनिमल्स के लिए। तो बेसिकली इसमें रैट्स ही आते हैं। रैट्स सबसे ज़्यादा कॉमन एनिमल है जिस पे ये काम किया जाता है। In this, a special type of stimulating situation is presented. Rats are given the option of more than one response. Such stimulating situations, U maze, T maze, Y maze are called mazes. ठीक है, मतलब कि इन प्रॉब्लम्स का जो उपयोग है वो रैट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर को स्टडी करने के लिए किया जाता है। इसमें विशेष प्रकार की स्टिमुलस कंडीशंस प्रेजेंट की जाती हैं उनके सामने और रैट्स को एक से अधिक रिस्पॉन्सेस करने के ऑप्शन दिए जाते हैं। मतलब कंडीशन ऐसी क्रिएट की जाती है कि वो एक से अधिक रिस्पॉन्सेस या ऑप्शंस को चूज़ कर सकता है। बेसिकली ये सिचुएशंस किस में होती हैं, यू मेज, टी मेज, वाई मेज, मेज लर्निंग वगैरह जो आपने देखे भी है और इसमें फिगर भी बना हुआ है। अब ये जो टी मेज़ है या मेज़ लर्निंग है, इसमें दो ऑप्शंस आपने देखते हैं, या तो राइट साइड टर्न होने का या लेफ़्ट साइड मुड़ने का। और रेड की ये प्रॉब्लम होती है कि वह किस डायरेक्शन में जाए जिससे उसे गोल प्राप्त हो जाए। भाई वहाँ पे फीडर कप होता है, वो किस डायरेक्शन में जाए, लेफ़्ट साइड से जाए या राइट साइड से जाए, किस डायरेक्शन से जाएगा कि उसे अपना गोल मिल जाएगा। तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जो रेड्स के लिए क्रिएट की गई थी। दूसरी आती हैं पजल बॉक्स प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है, दीज प्रॉब्लम्स वर फर्स्ट यूज बाय थॉर्नडाइक ने यूज़ किया था, बाद में गथरी और गार्टन ने भी इसका यूज़ किया। इसमें एक ऐसा बॉक्स बनाया जाता है कि जो एनिमल है बाहर तभी निकल सकता है जब वह दरवाज़ा खोल सकेगा। जब वो खुद दरवाज़ा खोलेगा तभी वो बाहर आएगा, और बाहर आना उसके लिए क्या है, रिवॉर्ड है। और दरवाज़ा खोलने के लिए वो बटन को दबाएगा, बटन को प्रेस करेगा या रस्सी को खींचेगा। ठीक है, जैसे कि स्किनर ने क्या किया था, स्किनर बॉक्स में यूज़ किया था उन्होंने पजल्स का। ठीक है, थॉर्नडाइक बॉक्स ओपन्स ओनली ऑन प्रेसिंग अ बटन, बटन का यूज़ किया था उन्होंने। तो ये जो है पजल बॉक्स प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। फिर है डिटॉर प्रॉब्लम्स, मतलब कि इनडायरेक्ट जिसमें वेज होते हैं। सच मटेरियल इज़ यूज्ड ऑन डॉग्स, कैट्स, एपीज। कोलर हैज़ यूज्ड इट इन हिज एक्सपेरिमेंट। इन सच प्रॉब्लम्स द वे टू रीच द गोल इज़ हिडन इन द स्टिमुलेटिंग सिचुएशन। मतलब कि इस मटेरियल का उपयोग हम डॉग्स पे, कैट्स पे, वन मानुसों पे कर सकते हैं। कोहलर ने अपनी एक्सपेरिमेंट में इसका जो यूज़ है वो किया था। ऐसे प्रॉब्लम्स में गोल तक पहुंचने का जो रास्ता होता है वो स्टिमुलस कंडीशन में ही छुपा होता है, और एनिमल सब्जेक्ट जो है उसको सिचुएशन को ठीक ढंग से पहले तो परसीव करना पड़ता है,
तभी वह प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मार्ग ढूंढ सकता है। ठीक है, जब तक वो प्रॉब्लम सिचुएशन को अच्छे से परसीव नहीं करेगा तब तक उसे अपना गोल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है डबल अल्टरनेटिव प्रॉब्लम्स, यानी कि दो तरीके से जिसके दो अल्टरनेटिव्स दिए हों। इसमें इन दिस द सॉल्यूशन बिहेव इज ऑब्जर्व बाय यूजिंग अ टेम्पोरल मेज। इसमें टेम्पोरल मेज का या मेज लर्निंग का या टाइम के अकॉर्डिंग जो मेज लर्निंग होती है उसका उपयोग करके प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर को देखा जाता है। इस मेज लर्निंग की जो कंस्ट्रक्शन होता है इस प्रकार होता है कि उसके जो आसपास है थोड़ी दूर पे, ठीक है, दो क्या होते हैं, स्टूपस टाइप के होते हैं, स्तूप होते हैं या पिलर्स कह सकते हो, और एनिमल को उन स्तूप या पिलर्स को एक सीक्वेंस में चक्कर लगाने के बाद गोल मिल पाता है। इस मटेरियल का उपयोग हंटर ने किसके लिए किया था? रैट्स के लिए किया था, क्योंकि भाई मेज लर्निंग में कौन घूम सकता है, इतने छोटा सा एनिमल, या वो रैट ही है हमारे लिए। ये बात हुई इन 4 प्रॉब्लम्स की, मल्टीपल प्रॉब्लम्स, पजल बॉक्स प्रॉब्लम्स, डिटॉर प्रॉब्लम्स, डबल अल्टरनेटिव प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स यूज़ की जाती हैं एनिमल सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स की, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल फॉर ह्यूमन सब्जेक्ट्स के लिए। Many types of experiments have been used to study the problem solving process in humans, such as anagram, pictures, puzzles, word puzzles, construction problems, mathematical problems, etc. तो हम ह्यूमंस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म को जानने के लिए कई तरीके के स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने सुना एनाग्राम्स का, पिक्चर पजल्स का, वर्ड पजल्स का, कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम्स का, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स का। आज आप देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बेसिकली जो लर्निंग है उनकी इन्हीं पे पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो गई हैं। उनको खेल खेल में सिखाया जा रहा है, इन पजल्स के थ्रू सिखाया जा रहा है। चूँकि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके लिए हर एक सिचुएशन में प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए लैब्स के अंदर भी प्रॉब्लम्स और मटेरियल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और एक मेन जो वो है इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये है कि डिफरेंट कंडीशन के विषय में हमने एक्सपेरिमेंट द्वारा कुछ फैक्ट्स को प्राप्त किया, लेकिन जिस प्रकार से एनिमल्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म को स्टडी अच्छे से और ब्रॉडली किया गया है, उसी तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर से रिलेटेड जो स्टडीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा ब्रॉडर टर्म्स में नहीं की गई हैं, इसलिए बहुत कम ही हम जनरल रूल्स मिल पाए हैं जिनको हम जनरलाइज कर पाते हैं। क्योंकि भाई अब एक ह्यूमन बीइंग को प्रॉपरली लैब में रख के उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहना इट्स नॉट पॉसिबल। ये तो हम डेली रूटीन लाइफ में देख सकते हैं कि हम किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं, किसको नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ही ऐसे इंसान होंगे जो ये अलाउ करेंगे कि उनको भाई वो इतना समय देंगे लैब्स में एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, विलियम जेम्स के विचारों को संकेत किया गया और ये बताया गया कि इट वुड बी लाइक अ पेंटर्स फर्स्ट चारकोल स्केच अपॉन हिज कैनवस इन विच नो नाइस टीज अपीयर्स। यह सिचुएशन जेम्स के समय थी और अब भी है। ह्यूमन थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को दिखाने के लिए कोई विशेष प्रोग्रेस नहीं हुई है। ठीक है, फिर भी जो मटेरियल अवेलेबल होते हैं वो कौन से हो सकते हैं? एनाग्राम्स। एनाग्राम्स क्या होता है? व्हेन द ऑर्डर ऑफ लेटर्स ऑफ अ वर्ड इज डिस्टर्ब दैन इट्स चेंज फ्रॉम इज कॉल्ड एनाग्राम्स। ठीक है, आप लोग करते ही हो, किसी भी लेटर के अक्षरों को अगर हम सीक्वेंस बिगाड़ दें या उसको चेंज कर दें तो इसको क्या कहेंगे? कोबो कर दिया भाई। कोई के से काइट है, ओ से आउल है, बी से बॉल है, ओ से ऑफ है, तो सबके पहले वर्ड ले लिए तो एनाग्राम्स टाइप का बना दिया। या इनको चेंज करके, ठीक है, कुछ बुक BOOK कर दिया, बुक हो जाएगा। कोबो को बुक बना सकते हो ना, लाइट बना सकते हो जो नेक्स्ट वर्ड लिखा है ना, तो एनाग्राम्स हो गए। वर्ड पजल्स, सच पजल्स आर फाउंड मोर इन अवर लैंग्वेजेस। ऐसी जो पजल्स हैं हमारी लैंग्वेज में अधिक पाई जाती हैं। ऑल्दो दे आर यूज फॉर एंटरटेनमेंट, उनका उपयोग और एंटरटेनमेंट के लिए भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग के एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में भी इसका उपयोग होता है। ये आपने देखा होगा मूवीज़ में एंटरटेनमेंट के लिए वर्ड पजल्स यूज़ होती हैं, खेलते हैं लोग, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इंदू इज़ फास्टर इन स्टडीज़ दैन हर सिस्टर रेखा बट नॉट एज फास्ट एज विनोद।
ठीक है। इंदु अपनी बहन रेखा से पढ़ने में तेज़ है, पर उतनी तेज़ नहीं जितनी विनोद से है। विनोद इज़ फास्टर दैन इंदूज सिस्टर्स बट नॉट एज फास्ट एज वंदना इज़ दैन विनोद, सो टेल मी हु इज़ फास्टर इन स्टडीज़। ठीक है, इंदु अपनी बहन रेखा से पढ़ने में तेज़ है किंतु उतनी तेज़ नहीं जितनी विनोद से है। विनोद इंदु की बहन से तेज है किंतु उतना तेज़ नहीं जितना वंदना विनोद से है। तो बताओ पढ़ाई में तेज कौन है। तो ये पजल्स हैं, इस तरह की पजल्स है ना, इस पूछते हैं ना इस तरह के क्वेश्चंस। फिर है नेक्स्ट, जितेंद्र, नितेंद्र, सत्येंद्र एंड गजेंद्र वर प्लेइंग कार्ड्स इन अ रूम. जितेंद्र was on the right of Nitendra and Gajendra was on the left of Satyendra. So tell who among those four was the partner of each other. ठीक है, जितेंद्र, नितेंद्र, सत्येंद्र, गजेंद्र एक कमरे में ताश खेल रहे हैं. जितेंद्र नितेंद्र की दाई तरफ है और गजेंद्र सत्येंद्र की बाईं ओर था. तो बताइए उन चारों में से कौन एक दूसरे का पार्टनर था. ठीक है, इस तरह के पजल्स क्वेश्चंस. अ यंग मैन एंड अ यंग वुमन वर सिटिंग इन अ गार्डन. समवन आस्क्ड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यू टू. द यंग वुमन रिप्लाइड द फादर ऑफ द पर्सन हुज फादर इन माई फादर इन लॉ इज माई फादर इन लॉ. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू. एक बाग में एक युवक और युवती बैठे हैं. किसी ने पूछा आप दोनों में क्या संबंध है, और उस लेडी ने उत्तर दिया इनके पिता जिनके ससुर हैं उनके पिता मेरे ससुर हैं. तो दोनों में क्या रिलेशनशिप है, भाई बहन है, ब्रदर सिस्टर हैं. देख रहे हो. तो इस तरह की जो पजल्स होंगी वो भी ह्यूमन सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होती हैं. अब आते हैं कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम की बात करते हैं. इन दिस द यूज़र सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स बाय डूइंग समथिंग. कुछ करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है. जैसे कि मेयर की 2 रस्सी समस्याएँ, हैट खूटी समस्या. ठीक है, टैग प्रॉब्लम्स जो होती है हैट की. फिर हैं वाटर पॉट प्रॉब्लम्स, वाटर जार प्रॉब्लम्स, डंकर और लुचेंस वगैरह की. ठीक है, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर की जाती हैं. जैसे कि कुछ साइकोलॉजिस्ट ने बर्ने और डोमिनोवस्की ने किया कि वाइल रिव्यूइंग द अबव प्रॉब्लम टास्क इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर स्टेटेड दैट टिल नाउ द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ टास्क हैव बीन मेंशन. इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर के एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स मैकेनिज्म को रिव्यू करते हुए बताया कि अभी तक 3 तरह की मेनली जो टास्क हैं वो क्या हो रहे हैं, यूज़ होते हैं. वेट अ मिनट. हाँ बेटा, तो पहला क्या है, सर्च प्रॉब्लम्स, दूसरा इंसाइट प्रॉब्लम्स और तीसरा वर्ड प्रॉब्लम्स. सर्च प्रॉब्लम्स क्या हैं. सर्च प्रॉब्लम्स वे हैं जिनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के अल्टरनेटिव्स को हमें या ऑप्शंस को ढूंढना होता है, और ऐसे ऑप्शंस में जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो निश्चित होता है. एक्सपेरिमेंटर ये देखता है कि सही सॉल्यूशन की खोज करने में कितना टाइम लग रहा है, और जो सब्जेक्ट है उसका वर्क मैकेनिज्म या फंक्शनरी कैसी है. इनसाइट प्रॉब्लम्स में क्या होगा, जो सब्जेक्ट है ठीक है उसकी परसेप्चुअल एबिलिटी की जांच की जाती है, और यह देखा जाता है कि जो सब्जेक्ट है किसी वस्तु का उपयोग किस सीमा तक वो कर सकता है, कितना अच्छे से कर पा रहा है. इसी प्रकार जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसमें सब्जेक्ट की हम क्या देख रहे हैं, परसेप्चुअल एबिलिटी ऑफ रिकॉग्नाइजेशंस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ द सब्जेक्ट आर टेस्टेड. इन सब चीज़ों को हम टेस्ट करते हैं. तो इस तरह की 3 तरह की प्रॉब्लम्स आज भी यूज़ की जाती हैं. अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग. वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है उसको इफ़ेक्ट करते हैं. When the experimenter presents a problem to the subject, he either solves that problem or experiences difficulty in solving it. Both these conditions can be measured experimentally. प्रयोगकर्ता जब भी कोई प्रॉब्लम सब्जेक्ट के सामने प्रेजेंट करता है तो वह उस समस्या को या तो हल कर लेगा या हल करने में कोई कठिनाई महसूस करेगा. एक्सपेरिमेंटली इन दोनों ही कंडीशन को हम मेज़र कर सकते हैं. पहले क्या किस तरीके से मेज़र करेंगे कि सॉल्यूशन में लगने वाले समय के अकॉर्डिंग कितना समय ले रहा है वो. दूसरा करेंगे प्रायोरिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज इन अ गिवन टाइम. ठीक है, एक निश्चित समय में किन रिस्पॉन्सेज को करने में उसने प्रायोरिटी दिखाई. तो पहले को समाधान समय हम कहेंगे, यानी कि जो पहली सिचुएशन द फर्स्ट इज कॉल्ड सॉल्यूशन टाइम एंड द सेकंड इज कॉल्ड सॉल्यूशन प्रोबेबिलिटी. ठीक है, पहले में उसने टाइम को दिया प्रेफरेंस, दूसरे में उसने सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन या कौन से रिस्पॉन्सेस हम कर सकते हैं उसको प्रेफरेंस दिया. डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर
स्टडीड यूजिंग दीज टू मेथड्स, ठीक है। वी कैन डिवाइड दोज वेरिएबल्स इनटू 3 कैटेगरीज। इन दोनों मेथड्स का उपयोग करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को स्टडी किया जा सकता है। हम इन वेरिएबल्स को 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वेरिएबल में क्या है, विच आर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, पहला वेरिएबल जो प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा। सेकेंड वेरिएबल विच आर रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेकेंड वेरिएबल में आएंगी। थर्ड वेरिएबल विच आर रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्वर, जो सॉल्वर है उसके अंदर कौन सी ट्रेट हैं, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्हीं 3 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग इफेक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ठीक है, जो समस्या से संबंधित है पहला वेरिएबल। तो अब इसमें क्या है, पहला साइज ऑफ द प्रॉब्लम। एवरी प्रॉब्लम हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द साइज ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। हर प्रॉब्लम की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इस प्रॉब्लम का साइज। द प्रॉब्लम कैन बी स्मॉल, छोटी हो सकती है, एज वेल एज बिग, बड़ी भी हो सकती है। व्हेन द साइज ऑफ द प्रॉब्लम इज़ बिग इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सॉल्व, जब वो बड़ी होगी तो ऑब्वियस सी बात है इसको सॉल्व करने में कठिनाई होती है। न्यूमार्क और वैगनर ने आस्क्ड ह्यूमन सब्जेक्ट टू शॉर्ट पिक्चर्स सिमिलर टू स्टैंडर्ड पिक्चर्स, ने ह्यूमन सब्जेक्ट से स्टैंडर्ड पिक्चर के अकॉर्डिंग सिमिलर पिक्चर को छटवाया कि भाई हम आपको ये पिक्चर दिखा रहे हैं, आप अब नीचे जो जितनी भी पिक्चर्स दी गई हैं उसमें से छांट के इसके सिमिलर पिक्चर को निकलवाइए। आप पिक्चर्स की संख्या जितनी ही ज़्यादा होगी, भाई वहाँ पे 10 पिक्चर्स रखी हैं तो आपके लिए शॉर्ट करना इजी होगा, पर वहाँ पे 1000 पिक्चर्स हैं, 10,000 पिक्चर्स हैं, तो उसमें अधिक समय लगेगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट स्टडी कैप्लॉन एटॉल ने की। इन्होंने 3 आकार 3, 6, 10, ठीक है, वर्ड्स के एनाग्राम्स को प्रस्तुत किया। एनाग्राम्स के अक्षर जितने ही अधिक थे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उतना ही समय लगा। अब 3 अक्षर का एनाग्राम दिया, जैसे मैंने आपको दे दिया था कोबो, तो 4 ही वर्ड्स थे, तो आप ईजिली बता दोगे बुक है। पर अगर मैं आपको 50 वर्ड्स 50 लेटर्स ले लूँ और कहूँ कि इस एनाग्राम को सॉल्व करो, तो आपको समय लगेगा क्योंकि वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो साइज ऑफ द प्रॉब्लम प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है सिमिलैरिटी ऑफ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन एंड सॉल्यूशन सिचुएशंस, ठीक है, मतलब कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन और सॉल्यूशन सिचुएशंस में सिमिलैरिटी कितनी है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, आप देखेंगे। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड बाय गेस्टाल्ट एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज, ठीक है। इस जो विशेषता है इस कैरेक्टरिस्टिक्स की जो एक्सप्रेशन है उसे गेस्टाल्ट और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज में दर्शाया गया। द मोर सिमिलर द स्टेट ऑफ द मटेरियल एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स, समस्या प्रस्तुत करते समय जो मटेरियल होगा उसकी जो स्थिति है तथा द प्रॉब्लम एंड द स्टेट ऑफ द मटेरियल आफ्टर गेटिंग द सॉल्यूशन द लेस टाइम विल बी टेकन इन द सॉल्विंग इट। प्रॉब्लम को प्रेजेंट करते समय मटेरियल की जो स्थिति होगी और सॉल्यूशन प्राप्त होने के बाद मटेरियल की जो स्थिति होगी उसमें जितनी ही समानता होगी उतना ही कम समय लगेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। Dominowoski studied anagrams in his experiment and got the result that on changing 1, 2 and 3 letters, the average value of the solution was 154, 3.1 and 5.4 प्राप्त हुआ। इन्होंने जब अपने एनाग्राम्स जैसे कि एनाग्राम्स जो लिखे OWARDC ROWNB को जब स्टडी किया तो यह आउटकम प्राप्त किया। 1, 2 और 3 परिवर्तन करने पे सॉल्यूशन का जो मीन था वो क्रमशः क्या है 154, 3.1, 5.4 प्राप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ठीक है, मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का स्वरूप जितना ही ऑर्गेनाइज्ड होगा उतना ही जो हमारी प्रॉब्लमेटिक जो हमारी परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है वो उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का जो स्वरूप है जितना ही ऑर्गेनाइज्ड होगा उतना ही परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन डिफ़िकल्ट होगा। अब क्यों? रिसर्चेस शोज दैट गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैव कंसिडर्ड दिस फैक्टर इम्पॉर्टेंट। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने इस फैक्टर को इम्पॉर्टेंट बताया है। एनाग्राम्स आर एक्चुअली अ सीरीज ऑफ लेटर्स विच हैव नो ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अबव। एनाग्राम्स ओरिजिनली क्या है, लेटर्स की एक सीक्वेंस होती है जिसमें ऊपर से कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, ठीक है, विच हैव नो ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अबव। बट इफ़ वी टेक अ वेल ऑर्गेनाइज्ड लेटर एंटर पर
अगर हम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड लेटर लेते हैं, एंटर को ले लें, देन इट्स रीऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न, तो इसका रीऑर्गेनाइजेशन अगर हम इसको बिगाड़ दें तो रिटर्न अगर हम कर रहे हैं के रूप में डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, जो बात अभी उन्होंने कही कि ऑर्गेनाइजेशन होगा तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीऑर्गेनाइज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। इंटस क्या था, ऑर्गेनाइज था, जबकि अर्टन एक रीऑर्गेनाइज्ड है। इससे क्लियर है कि जब जो लेटर्स हैं हमारे बिल्कुल मीनिंगफुल ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तो मीनिंगफुल ग्रुप को हमें रीऑर्गेनाइज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि निर्देशों का क्या इफेक्ट पड़ता है। एन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल क्या है, हमारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन का। प्रायर इंस्ट्रक्शन इज़ नेसेसरी फॉर दिस, जो हमारे पहले के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इससे पहले जो हमको इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एग्ज़ाम में आपको कई सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल करने से पहले कई सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उनको सुनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम वो नहीं सुनते तो बहुत बड़ी बड़ी ब्लंडर्स भी हो सकती हैं। विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन द सब्जेक्ट में टेक मोर टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर हम इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अधिक समय लगेगा। Such as if the experimenter tells him that he has to make a word from the letters that will be presented। ठीक है, जैसे प्रयोगकर्ता या एक्सपेरिमेंटर द्वारा ये बताया जाए कि जो भी लेटर प्रेजेंट किए जाएंगे उनसे एक शब्द उसे बनाना होगा। या if the problem is of light and switch then it is necessary to turn the switch until the third or seventh bulb is lit। ठीक है, या यदि प्रकाश यानी कि लाइट या स्विच की प्रॉब्लम है तो यह आवश्यक है कि वह स्विच को घुमाए तब तक कि तीसरा और सातवां बल्ब ना जल जाए। तो इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो यूज़ किए जाते हैं एक्सपेरिमेंटल या एनवायरमेंटल एरियाज़ में। ठीक है, तो बहुत सी इसमें पॉसिबल इवेंट्स को डिफ़ाइन किया जाता है। तो अगर हम इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे तो हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा इंटरेस्ट या क्यूरियोसिटी उस एरिया में है। तो इंस्ट्रक्शंस को सुनना बहुत ज़रूरी है। बाय सच इंस्ट्रक्शंस मैनी पॉसिबल इवेंट्स इन द एक्सपेरिमेंटल एरिया आर लिमिटेड। ठीक है, एंड द सब्जेक्ट डज नॉट हैव टू थिंक अबाउट मैनी पॉसिबल मेथड्स। तो हमें अपने जो रिस्पॉन्सेस हैं उसको लिमिट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को सुनना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। नहीं एक इसमें रह गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, मतलब कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम द सब्जेक्ट यूजेज दोज मेथड ऑफ विच ही ऑलरेडी हैज़ एक्सपीरियंस। किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए सब्जेक्ट्स उन मेथड्स का उपयोग करता है जिसको वो पहले से ही एक्सपीरियंस कर चुका होता है। ठीक है, मेजर एट ऑल ने इसको स्टडी किया था और देखा कि अधिक और कम फ्रिक्वेंसी वाले जो लेटर्स का जब हम प्रयोग करते हैं तो यह आउटकम मिलता है कि जिन शब्दों से जो सब्जेक्ट है वो फैमिलियर थे उसे उसने जल्दी से क्विकली हल कर लिया या सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब क्या है सॉल्यूशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहला है कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ सॉल्यूशंस। सिंपल सॉल्यूशन में कम स्टेप्स होते हैं और सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए जितने ही कम स्टेप्स होंगे हमारा जो सॉल्यूशन होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो साधारण जो प्रॉब्लम्स होती हैं या सिंपल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनकी अपेक्षा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं और उनका मेज़रमेंट, उनका जो मापन की जो प्रस्तुति की गई है, उनकी मापन की जो प्रस्तुति है, समय की मात्रा है, संकेतों की संख्या है या सूचना की मात्रा के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, दे कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम, नंबर ऑफ क्लूज, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड। इस टर्म में हम उसको मेज़र कर सकते हैं। आप जो हमारे कुछ साइकोलॉजिस्ट आए, हेज यूजिंग द स्पाई प्रॉब्लम्स, मतलब जासूसी समस्याओं का प्रयोग किया इन्होंने। स्पाई प्रॉब्लम्स फाउंड दैट द बिगर द प्रॉब्लम्स द मोर टाइम इट टुक
टू सॉल्व इट। जितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना ज़्यादा ही समय लगेगा। बार बार एक ही चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा, और जितनी छोटी प्रॉब्लम होगी उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। गैगने एंड स्मिथ presented a wooden stool with 3 circles A, B, C in the pyramid puzzle. Circle A had circular flat pieces of wood. ने पिरामिड पहेली में एक क्या किया, वुड की चौकी ली जिसमें A, B, C 3 सर्किल को प्रेजेंट किया गया। सर्किल A में जो हमारा वुड था उसके जो फ्लैटन उसका जो पीस था उसको रखा थे, और सर्किल ए हैड सर्कुलर फ्लैट पीस ऑफ वुड। सर्किल ए में फ्लैट पीसेस थे वुड के। द लार्जेस्ट एट द बॉटम वॉज द स्मॉलेस्ट एट द टॉप। ठीक है, नीचे सबसे बड़ा और ऊपर सबसे छोटा था। जैसे आप रखते हो ना वुड के टुकड़े एक के ऊपर रखते जाते हो वैसे ही। फिर है लाइक ए दे हैड टू डू द सेम इन सर्कल बी। जैसे उसने सर्किल ए में किया वैसे उसे सर्किल बी में करना था। एंड पिकअप ओनली 1 पीस एट अ टाइम, और एक बार में सिर्फ एक ही पीस को उठाना था। विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सर्कल्स, जैसे जैसे सर्कल्स की संख्या बढ़ती गई, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं द स्पीड ऑफ द सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो इंक्रीज, वैसे ही सब्जेक्ट्स की जो स्पीड थी वो बढ़ गई। नेक्स्ट है फैमिलियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स, कि मतलब आप कितना फैमिलियर हो प्रॉब्लम से। फैमिलियरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स विद द वेरियस स्टेप्स ऑफ द सॉल्यूशन मेक्स द सॉल्यूशन ईजी। जितने ही ज़्यादा आप फैमिलियर होगे उतने ही ईजिली आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाओगे। मेजनर एट ऑल टुक 4 टाइप्स ऑफ एनोनिमस हुज फ्रिक्वेंसी इन 1 मिलियन वर्ड्स वॉज 100 टाइम्स। इन्होंने 4 प्रकार के एनाग्राम्स को लिया जिसकी फ्रिक्वेंसी 10 लाख शब्दों में 100 बार, 50 से 99 बार में एक बार, और तथा 1 से कम बार थी। ठीक है, द सब्जेक्ट्स टुक 76, 96, 138 एंड 148 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो सब्जेक्ट्स ने इतना समय लिया रिस्पेक्टिवली टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। दस द सॉल्यूशन वॉज फैसिलिटेटेड ड्यू टू द प्रायर फैमिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो इसमें पाया गया जो सब्जेक्ट्स का पहले से जो नॉलेज थी, फैमिलियरिटी थी रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, वो उसने इफेक्ट किया सॉल्यूशन को। तो इसके अलावा भी आप अपने मन से भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में एग्जांपल्स दे सकते हो। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी कि थर्ड वेरिएबल्स की बात हम कर रहे हैं। 2 वेरिएबल्स की बात कर ली हमने, ठीक है। अब हम थर्ड वेरिएबल की बात कर रहे हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्वर है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो कब प्रॉब्लम को सॉल्व अच्छे से कर पाएगा और कब नहीं। इफेक्ट ऑफ द मोटिवेशनल वेरिएबल, अ पर्सन कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट बीइंग मोटिवेटेड। अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो तो आप वीडियो भी नहीं देख पाओगे, इस लेक्चर को सुन भी नहीं पाओगे, किसी भी प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में सॉल्व नहीं कर पाओगे। मोटिवेशन फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर लाइफ। इट्स लेवल कैन बी हाई और लो, इसका लेवल किसी भी इंसान में हाई होता है, किसी में लो होता है। जब हमारे अंदर मोटिवेशनल फैक्टर हाई होता है तो हम ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी के साथ काम करते हैं, और हमारे जो रिज़ल्ट होते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं हमें। और जब हमारा मोटिवेशनल लेवल कम होता है तो क्या होता है भाई, हम उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते, इंटरेस्ट के साथ नहीं करते। रिज़ल्ट के रूप में हमें क्या मिलता है कि हमारा आउटकम भी अच्छा नहीं आता, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें मोटिवेशनल फैक्टर की बात की है। यकर्स-डॉल्टन रूल्स के अकॉर्डिंग किसी काम को करने के लिए क्या होता है, पर्सन में मोटिवेशन का एक ऑप्टिमम लेवल होना ही चाहिए। इससे कम होगा या इससे बहुत ज़्यादा होगा तो जो हमारी परफॉर्मेंस होगी उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एंजाइटी इज़ अ मोटिवेशनल एटीट्यूड। भाई एंजाइटी का होना भी ज़रूरी है। सम पीपल्स आर मोर एंशियस एंड सम लेस। कुछ लोग ज़्यादा एंजाइटी में होते हैं, कुछ लोग कम एंजाइटी लेते हैं भाई। द इफेक्ट ऑफ एंजाइटी ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग हैज़ बीन स्टडीड अकॉर्डिंग टू द अबव रूल। ठीक है, तो एंजाइटी की जो स्टडी थी इस यकर्स-डॉल्टन लॉ के तहत की गई, और इसमें पाया गया, कहते हैं ना टेस्ट एंजाइटी, कि एक एंजाइटी होना भी ज़रूरी है अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। तो इसके तहत पाया गया कि एंजाइटी का एक ऑप्टिमल लेवल होना चाहिए पर्सन्स के अंदर ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। इससे ज़्यादा हुआ या इससे कम हुआ तो आपका जो एग्ज़ाम है वो गड़बड़ हो सकता है। तो ऑप्टिमम लेवल पे होना, ऑप्टिमम लेवल जो वर्ड है उसको ध्यान रखना है। एक परफेक्ट क्वांटिटी में होना, बैलेंस में होना, इट्स इम्पॉर्टेंट। इतना आप समझ गए होंगे मोटिवेशनल वेरिएबल्स।
की बात हम कर रहे हैं, किसके टर्म में, प्रॉब्लम सॉल्वर के टर्म में। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ द प्रैक्टिस और पास्ट एक्सपीरियंस। नाम से ही पता चल रहा है कि प्रीवियसली लर्नड सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स मेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी, but gestaltists want to know whether previous experience help or hinders in restructuring the problems। पहले से सीखे गए रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग को सरल बना देती हैं, लेकिन गेस्टाल्ट्स ने यह जानकारी प्राप्त करना चाहते थे कि जो पहले के एक्सपीरियंस द्वारा प्रॉब्लम की रिकन्स्ट्रक्शन में हेल्प मिलती है या ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो उन्होंने पहले से जो हैबिट्स थी उनको क्या किया, इफ़ेक्ट्स की इंडिकेशंस के रूप में लिया, और इसमें इन्होंने मेयर ने 2 रस्सी समस्याओं को देकर यह देखना चाहा कि पहले के जो एक्सपीरियंस है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है प्रेजेंट की प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। तो इन्होंने यह रिज़ल्ट पाया कि बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स थे वो ऐसे थे जो बिना संकेत के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, उन्हें कोई हिंट की ज़रूरत नहीं थी। इफ़ेक्ट ऑफ सेट रेडीनेस, ठीक है, या इफ़ेक्ट ऑफ सेट। जो रेडीनेस है, रेडीनेस इज़ अ टेंडेंसी जस्ट लाइक अ रनर बिकम्स मोर रेडी बिफोर स्टार्टिंग अ रेस। ठीक है, मतलब एक रेडीनेस की क्वालिटी होनी चाहिए। कहते हैं ना कि आप रेडी नहीं हो, मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, तो मेंटली प्रिपेयर या मेंटल रेडीनेस जो होती है वो ऑल्सो प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम्स ईदर कॉम्प्लेक्स और ईदर सिंपल। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको मेंटली रेडी होना है। ये रेडीनेस ही डिफाइन कर देगी कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इट हेल्प्स इन डूइंग द वर्क बट इट ऑल्सो हैज़ अ ब्लॉकिंग इफेक्ट, पर कई बार ये ब्लॉकिंग इफेक्ट डेवलप कर देती हैं। एज एन इंटरमीडिएट वेरिएबल द सेट इज़ रिलेटेड टू द सेम प्रोसेस इन द आउटपुट साइड। एक मीडिएटिंग वेरिएबल के रूप में ये जो सेट है, ठीक है, रिस्पॉन्स मैकेनिज्म से हमारा रिलेटेड होता है या आउटपुट साइड से रिलेटेड होता है। वेयर एज ऑन द इनपुट साइड इट इज़ अफेक्टेड बाय द इनपुट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और कई बार ये हमारे इनपुट को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, जो हमारा सेट है उसका जो एडवांटेज है वो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस की सिंप्लिसिटी में पाया जाता है और इन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस के लिए ब्लॉकिंग में पाया जाता है। तो दोनों तरीके से इसको हम देख सकते हैं जो हमारा मेंटल सेट है। नेक्स्ट है आपका सॉल्विंग सिंपल और मल्टीपल स्टेप प्रॉब्लम्स। आपको पता है किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको डेली लाइफ में फेस करनी पड़ती है, पर एज अ एक्सपेरिमेंटर किस तरीके की प्रॉब्लम्स हम देते हैं। सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स, सम प्रॉब्लम्स आर फुल्ली डिफाइंड। सिंपल प्रॉब्लम्स कैसी होंगी, फुल्ली डिफाइंड होंगी, सिंपल होंगी, डू नॉट रिक्वायर डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन, उनको डिटेल कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। सब प्रॉब्लम्स और इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं होती, आप देखते ही उनको सॉल्व कर दोगे। इन दिस द पर्सन इज़ गिवन इन्फॉर्मेशन विच क्लियरली डिस्क्राइब्स द प्रॉब्लम। जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं इसके थ्रू आप क्लियरली डिस्क्राइब कर सकते हो प्रॉब्लम्स को, एंड ओनली द सॉल्यूशन हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड, और उससे आराम से आपको केवल सॉल्यूशन ही मिलेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ स्टेप्स की आवश्यकता होती है, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी होगी कम होती हैं क्योंकि ये सरल होते हैं। ऐसी समस्याओं में जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है उससे ये ज्ञात हो जाता है कि प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं और कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को, ये देखते हैं। प्रॉब्लम का प्रेजेंटेशन, प्रॉब्लम को किस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है, पहला स्टेप होता है। ठीक है, क्योंकि उसी के बेस पे आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हो। Research on a variety of problems shows that the way in which the problem is initially presented affect a person's solution seeking behavior। जिस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी वो आपके प्रॉब्लम सीकिंग बिहेवियर को अफेक्ट करेगी। बिकॉज द क्लूज इन द प्रॉब्लम एज इनिशियली प्रेजेंटेड मे बी हेल्पफुल एज वेल एज कन्फ्यूजिंग द प्रॉब्लम, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही आपको बता देंगे कि वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे कि आप उसको देख के कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो स्टार्टिंग में ही लोग नहीं ये डिसीजन ले लेते हैं हम नहीं करेंगे, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, या कुछ लोग सोचते हैं नहीं हम करके देखेंगे क्योंकि इसमें हिंट्स तो मिल रहा है, इतना तो हमें हेल्प मिल ही गई है। जैसे शब्द, अगर हम एक वर्ड लिया गया, ले में जैसे ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे बेकन वर्ड का, BACON को, और उसमें देखा कि बेकन की जो प्रॉब्लम्स थी कि उसको बेकन के रूप में BACON को
प्रॉब्लम या सॉल्यूशन के रूप में प्रेजेंट करने में उस समय सिंपल था जब उसे ACONB के रूप में प्रेजेंट किया गया, ना कि NOBCA के रूप में। ठीक है, जब हम ACONB के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें इसे सीक्वेंस में लगाना ज़्यादा इजी हो जाएगा, ना कि नोपका के रूप में, क्योंकि बेकन और ACONB में 4 लेटर्स की स्थिति में सिमिलैरिटी है। तो जब प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा सिमिलर होंगे, जितना ज़्यादा फैमिलियर होंगे, जितना कम हमें एफर्ट करना पड़ेगा, जितने हमें हिंट्स दिए जाएंगे, उतना ईजी हो जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कंपैरेटिवली अगर हमें कोई भी हिंट नहीं मिल रहा है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं किसी भी चीज़ से, तो हम हार मान जाते हैं बहुत जल्दी, और उसका जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग सीकिंग बिहेवियर वो इफेक्ट हो जाता है और हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना छोड़ देते हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट है हिंट्स। बार बार हम हिंट्स की बात कर रहे हैं। गिविंग हिंट्स टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग, द प्रॉब्लम इज़ टू इंट्रोड्यूस न्यू एलिमेंट्स। ठीक है, हिंट्स जब प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे व्यक्ति को हम हिंट्स देने लगते हैं तो नए एलिमेंट से हम क्या हो जाते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। जनरली द मेन पर्पस ऑफ गिविंग हिंट्स इज़ टू हेल्प द पर्सन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। जनरली हम मेन पर्पस क्या होता है हिंट्स देने का, कि जो सामने वाला है, जो प्रॉब्लम सॉल्वर है, वो क्या करे, हिंट्स की हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। ऑल्दो समटाइम्स द हिंट्स हैव नो इफेक्ट एंड दे आर ऑल्सो मिसलीडिंग। भाई कई बार ऐसा होता है, भाई दोनों कॉइन्स के दो पहलू हैं ना, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। कई बार हिंट्स देने से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, या तो हम मिसलीड हो जाते हैं। It is essential to differentiate between the perception of the person giving the hint and the person receiving the hint। जो सामने वाला पर्सन आपको हिंट दे रहा है, भाई बोल तो वो जो रहा है उसको आप समझ ही नहीं पा रहे हो, उस हिंट को वो कुछ और समझ ले रहे हो, तो मिसलीड तो हो ही जाएगा। तो जो पर्सन हिंट दे रहा है और जो ले रहा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी इक्वल होना चाहिए, तभी आप ले पाओगे और तभी वो हिंट जो दे रहा है उसको प्रॉपरली आप समझ पाओगे। तो हिंट का भी मेन रोल है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान। अब है सॉल्यूशन फॉर फैमिलियरिटी। द मटेरियल रिलेटेड टू दिस कैन बी सीन इन द सब हेडिंग्स इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस अंडर द हेडिंग इफेक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्वर। मतलब कि इससे रिलेटेड जो भी मटेरियल है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेट हैं, उनके इफेक्ट से और उनके प्रायर एक्सपीरियंस के इफ़ेक्ट से देखा जा सकता है। सॉल्यूशन में जितनी फैमिलियरिटी होगी, इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन में जितनी फैमिलियरिटी होगी, जितने तरीके के आपने पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे होंगे, उतनी ही तेज़ी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रखोगे। अगर आपके सामने कोई नई एकदम से प्रॉब्लम आ गई तो उसको सॉल्व करने में आपको टाइम लग सकता है, पर वैसे ही प्रॉब्लम्स आपने कई सॉल्व कर रखी हैं, भले ही वो प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उस तरह की सिमिलर सी प्रॉब्लम्स रही होंगी लाइफ में और कर रखी हैं प्रॉब्लम को सॉल्व, तो सेम सॉल्यूशन फैमिलियरिटी हो जाएगी, आप इजीली चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम का साइज़ वही है कि प्रॉब्लम का साइज़ जितना छोटा होगा आप इजीली सॉल्व कर लोगे, प्रॉब्लम का साइज़ जितना बड़ा होगा उसको सॉल्व करने में उतना ही टाइम लग सकता है। नेक्स्ट है, अब ये सिंपल प्रॉब्लम के बारे में आपने देखा। अब है सॉल्विंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब सॉल्विंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स में क्या है, प्लेइंग चेस और सॉल्विंग पिरामिड प्रॉब्लम्स इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन सिंपल प्रॉब्लम्स। अब हम आपसे कहें कि चेस को सॉल्व करो या चेस खेलो, ठीक है, या सामने वाले को हराओ, या पिरामिड प्रॉब्लम्स अगर हम दे दें साइमन वगैरह की, तो उसको वो सब क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग है। कंपैरेटिवली ये जो हमने एनाग्राम्स वगैरह का बताया वो सिंपल थी, बिकॉज इट रिक्वायर्स फॉलोइंग मैनी स्टेप्स टू गेट द सॉल्यूशन, क्योंकि ये कई तरह के स्टेप्स को फॉलो करती हैं। सिंपल प्रॉब्लम्स में स्टेप्स कम थे क्योंकि वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, क्लियर थी, प्रिसाइज थी, पर जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें स्टेप्स ज़्यादा हैं, उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है, उसको हमें सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना पड़ता है। अब ये मल्टी स्टेप प्रॉब्लम्स जो है वो किस तरह की होती हैं, किस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं, किस तरह के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके स्टेप्स में। प्रॉब्लम का साइज़, द साइज ऑफ अ मल्टी स्टेप प्रॉब्लम्स इज़ लार्जर देन आउट ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम। भाई साइज़ ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा कंपैरेटिवली सिंपल प्रॉब्लम के। सिंपल प्रॉब्लम का जो साइज़ था वो छोटा था, 4, 5, 6 शब्दों का था, पर अगर 50 शब्द या 7 शब्दों का एनाग्राम हम आपको सॉल्व करने के लिए दे दें, वर्ड पजल दे दें, तो इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा और ये किसके अंदर आ जाएगा, मल्टीपल स्टेप प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के अंदर।
जैसे कि जो हमने आपको बताया कि चेस प्रॉब्लम अगर हम दे दें आपको, या पिरामिड प्रॉब्लम दे दें और बहुत सारे आपको पीसेस दे दें पिरामिड प्रॉब्लम में लगाने के लिए, पिरामिड बनाइए, तो आपको उसको सॉल्व करने में अधिक समय लगेगा। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम का साइज़ है वो क्या उसको इफ़ेक्ट करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ को आपकी। तो इसमें क्या है, प्रॉब्लम का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाता है। स्ट्रेटजीज़ में क्या है, वाइल सॉल्विंग मल्टीपल स्टेप प्रॉब्लम्स अ पर्सन हैज़ टू यूज़ मैनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज़। कई तरह की स्ट्रेटजीज़ यूज़ करता है भाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में। सिंपल प्रॉब्लम्स में भाई हमें हिंट्स मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल है तो क्विकली दिमाग में सॉल्यूशन आ जाता है। पर जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ऐसे नहीं मिलेगा हमें सॉल्यूशन, हमें एफर्ट करना पड़ता है। बाय डूइंग मीन्स एंड एनालिसिस द नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज गेट्स रिड्यूस्ड। जिस तरीके से हम मीन्स और एंड एनालिसिस की स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं उसमें स्ट्रेटजीज़ की संख्या कम हो जाती है। जब प्रॉब्लम सॉल्वर अपनी करंट स्टेट से डिज़ायर्ड स्टेट यानी कि गोल्ड स्टेट में डिफरेंस ज्ञात कर लेता है तो जो उसकी स्पीड है उसमें सिलेक्टिविटी पाई जाती है, वो स्ट्रेटजीज़ में कमी कर लेता है और उसको सोल्यूशन इस प्रकार होता है जैसे कि वो ये सीक्वेंस मैंने लगाया ना ACADCA इस तरीके से। ठीक है, एज एग्जाम्पल ऑफ दीज मल्टीपल स्टेप प्रॉब्लम्स, इस तरीके की पजल्स इस तरह से सॉल्व होती हैं। फिर है मेमोरी, नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसमें क्या है, वाइल रिट्रीवल फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टेक्स प्लेस इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। शॉर्ट टर्म मेमोरी से अगर हम रिट्रीव कर रहे हैं किसी भी मटेरियल को तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है। प्रोसेसिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो फाउंड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी ये पाया जाता है। बोथ टाइप्स ऑफ मेमोरीज अफेक्ट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोनों ही जो मेमोरीज़ हैं या टाइप्स ऑफ मेमोरीज़ हैं अफेक्ट कर रही हैं हमारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिफरेंट तरीके से। इन अ मल्टीपल स्टेप प्रॉब्लम्स अ पर्सन हैज़ टू सेलेक्ट सेवरल नेक्स्ट स्टेप्स फॉर विच स्कैनिंग एंड सर्चिंग आर नेसेसरी। दोनों में ये स्कैनिंग और सर्चिंग चलेगी। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपकी मेमोरी का टाइप है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को इफेक्ट करता है। जो भी आपके पास नॉलेज होगी वो नॉलेज आपकी इलेबोरेटिव लेवल पे है या मेंटेनेंस लेवल पे। मेंटेनेंस लेवल पे जो आपकी नॉलेज होती हैं वो बहुत सरफेस होती हैं, पर जो इलेबोरेटिव लेवल पे जो नॉलेज होती हैं, ठीक है, जिसको आपने एफर्ट करके गेन किया है, रिसीव किया है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाला है, वो क्या होती है, इन डेप्थ होती हैं। तो आपका नॉलेज का टाइप कैसा है और जो आपकी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो कौन सी मेमोरी में है, कहाँ से आप रिट्रीव कर रहे हो, इसका भी इफेक्ट पड़ता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। यूजिंग एल्गोरिथम, इवन लार्ज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व इन लेस टाइम। कई बार लार्ज प्रॉब्लम्स को भी हम कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, बट फॉर दिस द सॉल्वर विल हैव टू यूज़ अ स्पेसिफिक मेथड। पर इसके लिए जो सॉल्वर है उसको कुछ स्पेसिफिक मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। दिस द सॉल्यूशन ऑफ एनी टाइप ऑफ पिरामिड पजल कैन बी इजीली ऑब्टेन बाय यूजिंग अ स्पेसिफिक मेथड। पिरामिड पजल को भी हम स्पेसिफिक मेथड का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं इजीली। व्हेन अ स्पेसिफिक मेथड इज़ नोन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड इट इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स देन इट्स सॉल्यूशन इज़ इजीली ऑब्टेन्ड। जब किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम स्पेसिफिक मेथड को ज्ञात कर लेते हैं तो जो प्रॉब्लम है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नहीं रह जाती और हम इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बेसिकली जो मेथड हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, ये बेसिकली कहाँ स्टोर होते हैं, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। द सॉल्यूशन ऑफ द पर्सन सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज़ अफेक्टेड बाय हिज स्टोर ऑफ नॉलेज। ठीक है, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे व्यक्ति का जो सॉल्यूशन और इसकी जो स्टोर नॉलेज है के द्वारा इफेक्ट होता है। जो सॉल्यूशन बिहेवियर है प्रॉब्लम सॉल्वर का, उसकी दिमाग में जो भी स्टोर नॉलेज है उसके द्वारा इफेक्ट होता है। जैसे यदि फॉर एग्जांपल इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड 11 टाइम्स देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स 9 टाइम्स। ठीक है, अगर किसी कॉइन को हम 11 बार उछालें तो 9 बार हेड्स के प्राप्त होने की जो वो होगी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, इसे हम प्रोपोजिशनल नॉलेज के बेस पर हम आंसर दे सकते हैं। तो हमें नॉलेज अपनी, अगर हमारे पास नॉलेज है, रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज़ की नॉलेज है,
हम उसके अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन के बारे में सोचते हैं तब तो हम आंसर दे सकते हैं, पर अगर हमें उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट और लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? वही है कि आप क्रिएटिवली प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ठीक है, देयर आर सम टास्क फॉर विच इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड ऑन अ स्पेसिफिक आंसर। कुछ वर्क ऐसे होते हैं जिनके लिए हम किसी स्पेसिफिक आंसर को डिफाइन नहीं कर सकते। द सॉल्यूशन क्राइटेरिया आर सो ब्रॉड एंड वेग दैट दे ऑफन सीम अननोन। जो सॉल्यूशन क्राइटेरिया होता है वो इतना ब्रॉड और इतना वेग होता है कि वो हमें अनफैमिलियर सा लगता है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर हम बोलें, फॉर एग्जांपल व्हेन अ पर्सन हैज़ टू डिसाइड द टाइटल ऑफ अ प्रोज पीस और अ स्टोरी, कि किसी व्यक्ति को हम बोलें कि वो किसी फ्रेज़ का, किसी स्टोरी का टाइटल डिसाइड करें, तो वह ओरिजिनल या क्रिएटिव थॉट्स का यूज़ करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा वो? ओरिजिनल और क्रिएटिव आइडियाज़ का यूज़ करेगा। ओरिजिनल आइडियाज़ आर इनफ्रिक्वेंट होते हैं, विच कैन बी गिवन बाय ओनली 7 आउट ऑफ 50 पीपल्स। ठीक है, जो ओरिजिनल आइडियाज़ होते हैं वो इनफ्रिक्वेंट्स होते हैं, जो कि 50 में से कहीं 7 लोगों द्वारा ही दिए जाते हैं, और उन लोगों में से केवल एक व्यक्ति द्वारा ही ओरिजिनल और यूनिक थॉट्स प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो क्रिएटिविटी हम ये नहीं कह सकते हर इंसान में होगी, कुछ तो कॉपी पेस्टिंग होती हैं। ठीक है, तो क्रिएटिव आइडियाज़ आर डिफाइंड एज बोथ ओरिजिनल एंड प्रैक्टिकल इन अ सिचुएशन। क्रिएटिव जो आइडियाज़ हैं इनको हम डिफाइन कर सकते हैं ओरिजिनल और प्रैक्टिकल दोनों ही फॉर्म्स में। द डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी इज़ फाउंड टू वेरी अमंग इंडिविजुअल्स। जो डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी और प्रैक्टिकलिटी है, मौलिकता और व्यवहारिकता है, वो हर इंसान में अलग अलग पाई जाती हैं। द रिसर्चर यूजुअली यूजेज ओनली द मिनिमम लेवल ऑफ ओरिजिनलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। जो रिसर्चेस हैं उसमें जनरली ओरिजिनलिटी और प्रैक्टिकलिटी का एक मिनिमम लेवल जो है प्रयोग करता है, जो पर्सन है उसमें उन्होंने देखा, जिससे कि जो हमारे क्रिएटिव थॉट्स हैं आसानी से ओरिजिनलिटी को प्राप्त कर लेते हैं। एक्सट्रीमली क्रिएटिव आइडियाज़ आर यूजुअली डू नॉट अकर ऑफन। जो हमारे क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं वो जनरली हमें घटित होते नहीं दिखते और उन्हें स्टडी करना भी डिफ़िकल्ट होता है। Therefore, researchers have used very simple forms of creative thinking. इसलिए जो रिसर्चर हैं उन्होंने बहुत ही सिंपल फॉर्म में क्रिएटिव थिंकिंग का उपयोग किया। एंड आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट द टाइटल्स ऑफ स्टोरीज और यूजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और कहानियों के शीर्षक यानी कि टाइटल और ऑब्जेक्ट्स के यूजेस के बारे में पूछा कि कितने क्रिएटिवली वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। जनरली हमें क्रिएटिविटी दिखाई नहीं देती बेटा, क्योंकि आजकल सबका सब कॉपी पेस्टिंग ज़्यादा होने लगी हैं। लोग दूसरों की इंसिडेंट को देखते हैं, उससे मिलता जुलता अपना इंसिडेंट क्रिएट कर देते हैं। कुछ नया नहीं है, कुछ नया होता है तो वो पॉपुलर हो जाता है, या कुछ नया होता है और जब किसी को कोई बताता है तो वो प्लेगरिज्म वाला इशू। इसलिए एज अ रिसर्चर हमें एथिकल इश्यूज़ को ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ध्यान में रखना पड़ता है, ताकि उसकी ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी बरकरार रहे, कुछ नया कर सकें। आप पीएचडी में कुछ नया करते हो ना, तभी तो इतने सारे एथिक्स आए कि पहले रिव्यू करो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जो पहले से रिसर्चेस अवेलेबल हैं उस पर काम करके कोई फ़ायदा नहीं है। जो लैकिंग पाई जा रही है, गैप पाया जा रहा है नॉलेज में, आप उसको फिल करने की कोशिश करो। नेक्स्ट है इसमें जनरेटिंग आइडियाज़। When subjects are asked to generate ideas about the use of objects, they first generate familiar uses ऑफ ऑब्जेक्ट। जब भी हम सब्जेक्ट से कहते हैं कि आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के यूजेस के बारे में बताएं, तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? जनरेट करवा रहे हैं उनसे आइडियाज़ कि वो कितने क्रिएटिवली चीज़ों को बता पाएंगे, कितने क्रिएटिव यूजेस बता पाएंगे। तो वो पहली बार में जो आइडियाज़ जनरेट करते हैं वो फैमिलियर होते हैं, वो बहुत फैमिलियर यूजेस के बारे में बताते हैं, फॉलोड बाय अनयूजुअल यूजेस। ठीक है, उसके बाद वो अनयूजुअल यूजेस बताते हैं। फैमिलियर आइडियाज़ आर जनरेटेड क्विकली। जो फैमिलियर आइडियाज़ होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं तेज़ी से, जबकि जो अनयूजुअल आइडियाज़ होते हैं वो थोड़ा सा उनकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती हैं।
टू एलिमिनेट कॉमन आइडियाज़, ठीक है। कॉमन आइडियाज़ को एलिमिनेट करने के लिए द सब्जेक्ट मे बी आस्क्ड टू जनरेट ओनली अनयूजुअल आइडियाज़, ठीक है। आप इनको कि वो अनयूजुअल यूजेस को ही बताएं, फैमिलियर आइडियाज़ को ना बताएं, हम ये कह सकते हैं आप अनयूजुअल यूजेस को बताइए। बॉटल का एक अनयूजुअल यूज़ बताइए, ड्रिंकिंग करना बॉटल से, तो ये भाई बहुत ही फैमिलियर यूज़ है। अनयूजुअल यूज़ क्या होगा, बॉटल का आप यूज़ और किस लिए कर सकते हो, ठीक है, कि भाई हम अपनी सेफ्टी के लिए कर सकते हैं, डिफेंस के लिए कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अनयूजुअल यूज़ हो जाएगा। इन अ गिवन सिचुएशन ओनली अ फ्यू फैमिलियर और कॉमन आइडियाज़ आर जनरेटेड, ठीक है। अगर हम किसी गिवन सिचुएशन में बोलें कि आप कुछ फैमिलियर और कुछ कॉमन आइडियाज़ जनरेट करें तो वो इजी हो जाता है, बट अनयूजुअल आइडियाज़ आर मोर लाइकली टू बी जनरेटेड एंड एज अ रूल व्हेन सब्जेक्ट्स आर आस्क्ड टू जनरेट ओरिजिनल आइडियाज़ दे टेंड टू डू सो, ठीक है। और लेकिन जब हम अनयूजुअल आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं तो उसकी संभावना तब अधिक पाई जाएगी जब हमने सिर्फ बोला हो कि आप सिर्फ अनयूजुअल यूज़ बताओगे। अगर मैं वही बात कर रही हूँ, अगर मैं मोबाइल के लिए बोलूँगी कि मोबाइल का एक फैमिलियर यूज़ क्या है, तो आप उसके ऐसे यूजेस ज़्यादा बताओगे जो आप नॉर्मली बात करना तो सबके लिए वही है, फैमिलियर यूज़ है। अनयूजुअल यूज़ बताओ, तब आप अनयूजुअल यूज़ ज़्यादा बता पाओगे जब मैं आपको ये इंस्ट्रक्शन दे दूँगी कि आपको सिर्फ अनयूजुअल यूज़ बताना है कंपैरेटिवली फैमिलियर यूजेस के। तो इंस्ट्रक्शंस देना भी जनरेटिंग आइडियाज़ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें जनरेटिंग आइडियाज़ कि आप कैसे जनरेट करा सकते हो चीज़ों को, वो बताया गया है। विनाके ने क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिफ़ाइन किया। उन्होंने बताया कि पर्सनैलिटी एज द क्रिएटर, अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जो क्रिएट कर सके तो क्रिएटिविटी आपके अंदर होगी। डेवलपमेंट ऑफ द क्रिएटिव एबिलिटी, आप क्रिएटिव एबिलिटी को डेवलप कर रहे हो, कॉपी पेस्टिंग को बढ़ावा नहीं दे रहे हो, तो क्रिएटिविटी आपके अंदर आ सकती है। आर्टिस्ट एंड नॉन आर्टिस्ट, आप आर्टिस्ट हो कि नॉन आर्टिस्ट हो, इसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी क्रिएटिविटी पे। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल अप्लाइड टू आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के प्रति या आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स पे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का इफेक्ट पड़ता है, तो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ सकती हैं। एक्सपेरिमेंटल एस्थेटिक्स, जो हमारे एक्सपेरिमेंटल यानी कि प्रायोगिक सौंदर्य है, उसका भी इफेक्ट क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग पर पड़ेगा। मेंटल एक्टिविटीज़ इन क्रिएटिव थॉट्स, क्रिएटिव थॉट्स में मेंटल एक्टिविटीज़ किस तरह की जा रही हैं, इसमें भी हम क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो विनाके ने ये क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रॉब्लम्स को डिफ़ाइन किया है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम नेगेटिवली देखते हैं कि पॉजिटिवली देखते हैं, इसका भी इफेक्ट पड़ता है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। तो ये सारी चीज़ें थी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ होती हैं। तो ये बेटा अब आपका पार्ट 2 ख़त्म हो गया है। अब इस पे भी नोट्स बना दीजिए। अब यूनिट आपकी 3 ख़त्म हो गई है हायर मेंटल प्रोसेस की। थैंक यू सो मच।